हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएसए एग्जाम विद विशाल भाई पर। आज हम बात करेंगे कि एनेस्थीसिया की औषधि के क्या गुण होने चाहिए या एक अच्छे एनेस्थीसिया के क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार से हम एक अच्छे एनेस्थीसिया का सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लासों में बात की थी कि एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया की कुछ सामान्य परिभाषाओं के बारे में बात की थी। एनेस्थीसिया देने से पहले सावधानियों के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि एनेस्थीसिया का सिलेक्शन कैसे करें, किस टाइप का एनेस्थीसिया देना है, उसका सिलेक्शन कैसे करें, इसके बारे में बात की थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मतलब एनेस्थीसिया के गुण या सिलेक्शन एनेस्थीसिया भी बोल सकते हैं इसको। एनेस्थीसिया के गुण ही ज्यादा बेटर है। एनेस्थीसिया के गुण कि एक अच्छी एनेस्थीसिया औषधि में क्या क्या गुण होना चाहिए। दोस्तों, आपके काफी मतलब कॉल्स आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि आप प्रश्न भी डालो। प्रश्न का मतलब है कि ऑप्शनल प्रश्न इनपुट करो वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार ये हमारा एनेस्थीसिया कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद ही मैं आपको इनपुट करूंगा प्रश्न एनेस्थीसिया वाले चैप्टर से, सेप्सिस इससे पहले हो गया, स्टेलाइजेशन हो गया, इन 3-4 चैप्टरों से मैं आपको प्रश्न इनपुट करूंगा। एक वीडियो कंप्लीट प्रश्न इनपुट की बनाऊंगा। वो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से देखे जाएंगे कि एग्जामिनर किस टाइप के प्रश्न डालेगा, उसी टाइप के प्रश्न मैं आपको इनपुट करूंगा। और जहां तक उन प्रश्नों के बाहर कोई प्रश्न ना जा पाएगा इन चैप्टरों में से, तो मैं आपको ये बता दूं कि उन प्रश्नों को पढ़ने से पहले आप क्लास पूरी देखिए या लीजिए, जिससे होगा क्या कि उनमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। हर एक चीज में पहले क्लास में क्लियर कर दूंगा, उसके बाद में प्रश्न इनपुट करूंगा। तो आपके जो आंसर आएंगे ना, अंगुलियों पे आएंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपके जो आंसर आएंगे ना, अंगुलियों पे आएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि एनेस्थीसिया के गुणों के बारे में कि अच्छे एनेस्थीसिया में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले तो एनेस्थीसिया का पहले गुण की हम बात करें कि जो रिकवरी है ना, आसानी से होनी चाहिए। यहाँ इसका मतलब है कि रिकवरी आसानी से होनी चाहिए। रिकवरी आसानी का मैं बात करता हूँ कि एनेस्थीसिया देने के बाद में पशु बिना विघ्न के और बिना देरी के, बिना समय लगे या विघ्न के आसानी से उसकी रिकवरी होनी चाहिए। कि मतलब वो सर्जरी हो गई, अब एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है, पशु को नॉर्मल कंडीशन में आना है तो आसानी से आ जाए, किसी ड्रग्स की अदर जरूरत ना पड़े। हमें इस प्रकार का एनेस्थीसिया देखना है कि आसानी से वापस रिकवरी हो जाए, उसकी कोई दिक्कत वाली बात अदर एनेस्थीसिया ना देना। इस प्रकार के एनेस्थीसिया का हमें सिलेक्शन करना है। आगे हम बात करते हैं कि निश्चेतक में दूसरे गुण के बारे में। दूसरा गुण होना चाहिए कि पशु को तुरंत चिकित्सक के अनुसार, किसके अनुसार, चिकित्सक के मतलब जो सर्जन सर्जरी कर रहा है, चिकित्सक के अनुसार बेहोशी की स्थिति में पहुंचा दे। तो आगे हमने बात की कि आवश्यकता अनुसार, चिकित्सा के आवश्यकता अनुसार पशु को तुरंत बेहोशी की स्थिति में पहुंचा दे। दूसरा गुण ये कहता है, इसका मतलब ये है कि हमें सर्जरी करनी है, मान के चलो हमें सर्जरी करनी है और हमें तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करनी है, और हमने एनेस्थीसिया का, किसी एनेस्थीसिया का इस प्रकार से सिलेक्शन कर लिया कि उसको देने के बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद में पशु पे वो सर्दी खाना स्टार्ट करेगा, जिसके उपरांत इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम 1-2 घंटे तक वेट कर सके। तो इस प्रकार के एनेस्थीसिया का हमारे
कोई काम ही नहीं है कि 1-2 घंटे पहले देंगे उसके बाद में वो असर दिखाने स्टार्ट करेगा, फिर हम 2 घंटे बाद में सर्जरी करेंगे। और इमरजेंसी सर्जरी में 2 घंटे तक पशु का क्या पता 100% रिस्क रहती है मरने की, 99% रिस्क हो जाती है कि पशु मर जाएगा अगर सर्जरी लेट हो जाएगी। 1% चांस होता है कि पशु बच सकता है। तो वो हमें 1% चांस को 99% चांस करना है कि पशु बच सके। तो इसलिए इस प्रकार के एनेस्थीसिया का सिलेक्शन करें जो चिकित्सा के अनुसार, मतलब कि जब सर्जरी करनी है या कितने टाइम में सर्जरी करनी है, उस हिसाब से पशु को तुरंत बेहोशी की अवस्था में पहुंचा दे। और तीसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं। तीसरा जो गुण है कि एनेस्थीसिया उसी एनेस्थीसिया का यूज करें जो विषैले असर शल्यक्रिया के समय व बाद में नहीं दिखाए। अभी हम बात करते हैं कि विषैले असर शल्यक्रिया के समय और बाद में ना दिखाए। इससे मतलब ये है कि शल्यक्रिया के समय या बाद में विषैले असर की हम बात करते हैं, काफी बार उल्टी हो जाती है, दस्त, चक्कर तो नॉर्मल आते हैं, चक्कर तो वीकनेस एनेस्थीसिया के असर में चक्कर तो आएंगे, तो नॉर्मल बात है। जैसे उल्टी, दस्त हो गए या और कोई भी प्रकार की टॉक्सिन कंडीशन हो सकती है, या बेहोशी ज्यादा टाइम तक रहे, या शरीर पे धब्बे पड़ जाए, लाल लाल चित्ते हो जाए, इस प्रकार के विषैले असर न दिखाए शल्यक्रिया के समय भी और बाद में भी। इस प्रकार के एनेस्थीसिया का सिलेक्शन करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि ऊतकों में जलन पैदा न करें। जलन पैदा ना करें। इस प्रकार की भी एनेस्थीसिया का हमें सिलेक्शन करना है कि जो ऊतकों में जलन पैदा ना करें। ऊतकों में जलन से पैदा का मतलब ये है कि जिस साइट पे एनेस्थीसिया कई दवाइयां होती हैं, जैसे कि मैं दवा का आपको नाम देता हूँ, सेप्ट्रिक जोन जो इंजेक्शन होता है, इसको डिस्टिल वाटर में मिलाकर दिया जाता है। और ये जब इसको आईवी दिया जाता है तो नॉर्मल ये वेन में चला जाता है, कोई जलन पैदा नहीं करेगा। अगर इसको आयन देते हैं, आयन देने पर यह वहां के जो टिश्यू होते हैं उनमें बहुत अधिक जलन पैदा करता है। तो इस प्रकार के जो एनेस्थीसिया वो हमें यूज नहीं लेने जो इरिटेशंस पैदा करे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले गुण के बारे में। आप इनके नोट्स भी बनाते जाइए साथ के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जो दवा है, जो निश्चेतक है हमारा, पांचों जो गुण है, निश्चेतक है हमारा एज्वलेंसील होना चाहिए। एज्वलेंसील भी होना चाहिए। विस्फोटक होना चाहिए, विस्फोटक। ये 2 गुण तो रहने चाहिए, मतलब निश्चेतन, एक आग नहीं पकड़े, और अविस्फोटक को किसी भी प्रकार की आग न लगे। बात दोनों में कॉमन है, आग ना पकड़े, आग ना लगे, दोनों कॉमन शब्द है। कुल मिलाकर इनका अर्थ निकाला जाए तो आग ही आती है।
तो अविस्फोटक हो, अज्वलनशील हो, और जहां तक हो, इसके अलावा जहां तक हो गंधहीन होना चाहिए, गंधहीन, और क्लिनिकली रूप से क्लिनिकली रूप से स्थायी होना चाहिए, या बोले तो चिकित्सा के अनुसार परमानेंटली यूज में, रेगुलर स्थायी होना चाहिए, जो लगातार यूज में आता हो क्लिनिकली रूप से। इसके बाद तो ये पाठों पर था, इसमें हमने बात की थी एनेस्थीसिया जो है वो एक तो अज्वलनशील होना चाहिए, अविस्फोटक होना चाहिए, इन दोनों का मतलब है आग में लगे आग, गंधहीन मतलब उसमें किसी भी प्रकार की गंध ना हो, गंध से हीन, गंध से हीन, और किसी भी प्रकार की उसमें गंध नहीं आनी चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, और क्लिनिकली रूप से स्थायी हो। आगे हम बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, आइए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 या छठे गुण के बारे में। छठा गुण क्या कहता है? छठा गुण जो है वो कहता है कि यह मतलब अंगों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, अंगों की क्रिया को, अंगों की क्रिया को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए, अंगों की क्रिया को विटल फंक्शंस, अंगों की क्रिया को विटल फंक्शंस कहते हैं। विटल यानी अंग, फंक्शन यानी क्रिया। ये इंग्लिश टर्म भी आप साथ के साथ यूज कर लेते जाएं या याद करते जाएं तो आपको बहुत आसानी होगी पेपर में। पेपर में होता क्या है कि पेपर में हम बात करें पेपर के बारे में, तो पेपर के बारे में कई हिंदी के प्रश्न इनपुट कर देता है, और हिंदी में भी ऐसी भाषा या ऐसे शब्द यूज लेता है कि कई बार दिमाग से में उन शब्दों के बारे में विचार नहीं आता। अब जैसे कि मैं बात करूं उन शब्दों के, एक दो शब्द मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूं। औन्नत, अब औन्नत शब्द सुनने के बाद में ऐसा लगता है यार औन्नत क्या है, औन्नत है क्या? तो औन्नत को डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन से आपको याद आ गया क्या? डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी दबाव। आप एक अलग थिंक में ले जाते हैं, डिप्रेशन को आप दबाव के थिंक में ले जाते हैं, दबाव, दबाव डालना, डिप्रेस करना, हाँ वो ठीक है। और यहाँ इसने अब औन्नत यूज ले लिया ना, औन्नत को मैं 101% कह सकता हूं कि 70 से 80% जो स्टूडेंट हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके तो ये समझ लो कि साइंस वालों की तो जीके, हिंदी, संस्कृत, ये कई ऐसी सब्जेक्ट है कि दिमाग में बैठते ही नहीं है उनके, बैठते हैं लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद में, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में बैठते। तो वो जो प्रैक्टिस है, वो जो बहुत मेहनत है, प्रैक्टिस है, वो मैं आपको यही साथ के साथ करवाते जा रहा हूं कि विटल फंक्शन, अंगों की क्रिया को विटल फंक्शन कहते हैं, अंग क्रिया, फंक्शन यानी क्रिया, विटल यानी अंग। हाँ तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या कहता है हमारा छठा गुण क्या कहता है कि अंगों की क्रिया को किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाए। अब अंगों की क्रिया को किसी प्रकार से नुकसान कैसे नहीं पहुंचाएगा? जैसे कि हमें एनेस्थीसिया का ये गुण है कि अंगों की क्रिया को नुकसान ना पहुंचे। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार नहीं पहुंचाए। अगर कोई व्यर्थावस्था में है या उस व्यर्थावस्था में उसे लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स है और हमने उसको जनरल एनेस्थीसिया देकर,
जनरल एनेस्थीसिया देते और सर्जरी स्टार्ट कर दी तो होगा क्या, तो हम क्रिया को बाधित करेगा, लीवर की किडनी की जो क्रिया होंगी इनको बाधित करेगा, 100% बाधित करेगा, क्योंकि जो जनरल एनेस्थीसिया का उत्सर्जन है, उत्सर्जन अवशोषण तो होता है, अवशोषण तो हर जहां भी देंगे वो साइड भी अवशोषित करेगी, पूरे शरीर में अवशोषित होगा, लेकिन उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है और बाद में यूरिन के द्वारा पास होता है। तो ऐसे एनेस्थीसिया नहीं लेनी हमको, इसी प्रकार के गुण भी होने चाहिए कि किडनी, अभी किडनी इफेक्टिव है तो किस प्रकार का एनेस्थीसिया सिलेक्ट करना है, एक रीजनल करना है, रीजनल ले लो जी, रीजनल लोकल ले लो जी, एपिड्यूरल की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार के एनेस्थीसिया में सिलेक्ट कर लेने चाहिए। अगर और जायलाजीन दे दिया तो भाई साहब काम बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें छठा जो गुण है कि कहता है अंगों की क्रिया को किसी प्रकार से प्रभावित ना कर। अब 7वें पॉइंट पे बात करता हूं। 7वां जो इसका गुण है वो कहता है कि जहां तक हो एनेस्थीसिया देने में महंगे उपकरण यूज में नहीं होने चाहिए, महंगे उपकरण यूज में नहीं। कहने का मतलब ये है कि एनेस्थीसिया, इस प्रकार के एनेस्थीसिया का सिलेक्शन करो जिसको देने में आसानी रहे, किसी प्रकार के महंगे उपकरण यूज ना हो। आसानी से भी मैं यहाँ तात्पर्य लेता हूँ कि लोकल, जरूरी नहीं कि हम ओटी में ही ऑपरेशन करेंगे, ये संभव है लेकिन 100% संभव ये वेटनरी लाइन में नहीं है कि वेटनरी लाइन में ओटी में ही ऑपरेशन किए जाए। वो वेटनरी लाइन में हमें पशु मालिक के घर भी जाकर ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, या हमारे सब सेंटर पे भी ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, या और भी कहीं जाके, जैसे किसी जंगल की बात करूं या सरिस्का हुआ, सरिस्का में अब इमरजेंसी केस आ गए, कोई टाइगर बीमार है, हिरण बीमार है और पता पड़ा कि उसको हमें सर्जरी करनी है, तो उस टाइम जैसे किसी का पैर कट गया, मान के चलो किसी हिरण का पैर कट गया तो अभी हमें सर्जरी करनी है, तो होता क्या है ऐसे में, जो ये सरिस्का है राष्ट्रीय उद्यान के तहत आता है, राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो एक ब्रांच है ना, एक जो ब्रांच है सरिस्का की ब्रांच, ये पीएमओ में बैठती है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत इसकी एक छोटी सी ब्रांच बैठती है जिसमें इसके सरिस्का के मेंबर होते हैं, वो अपडेट देते रहते हैं पीएमओ को। तो इस प्रकार की जो ब्रांच है सरिस्का की, तो ये डायरेक्ट पीएमओ से होती है, हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा, हमें तुरंत जाकर वहीं सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के एनेस्थीसिया का सिलेक्शन करें आप कि उन्हें देने में आसानी हो, या निडल की सहायता से मसाज के द्वारा उन्हें आसानी से दे सके और हमें उपकरणों की इतनी यूज ना पड़े। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 या 8वें गुण के बारे में हम बात करते हैं। 8वां गुण हमारा क्या कहता है, 8वें गुण के बारे में हम बात करते हैं। 8वां गुण हमारा कहता है कि ऐसे इस प्रकार के एनेस्थीसिया का सिलेक्शन करो जो मांसपेशियों को आसानी से शिथिल कर दे। ऐसे एनेस्थीसिया का सिलेक्शन करो जो मांसपेशियों को आसानी से शिथिल कर दे। अब मैं वही अवनत वाली बात यहां पर ले लेता हूं, गुड रिलेक्शंस ऑफ मसल्स, गुड रिलेक्शंस ऑफ मसल्स की अच्छे मसल्स यानी मांसपेशियां हो गई, गुड यानी अच्छा हो गया, रिलैक्शन यानी आराम होगा, कि अच्छे तरीके से मांसपेशियों को शिथिल कर दे। इसके आगे हम बात करते हैं कि मांसपेशियों को आसानी से शिथिल कर दे, किसी प्रकार की व्याधान उत्पन्न ना करे शिथिल करने के साथ ही साथ दर्द को कम या लुप्त कर दे।
दर्द को कम या लुप्त कर दे, दर्द को कम या लुप्त कर दे, अर्थात अच्छा एनाल्जीन हो, एनाल्जेसिक हो। अब ये देखो क्या बोल दिया इसने कि अच्छा एनाल्जेसिक हो, मतलब कि ये कहना चाहता है कि एक ही दवा ऐसी सिलेक्ट करो जिसमें महंगे उपकरणों का भी यूज नहीं हो, आसानी से मांसपेशियां भी शिथिल हो और दर्द को कम या लुप्त भी कर दे, एनाल्जीन भी हो, एनाल्जेसिक भी हो, साथ में बेहोश भी कर दे, एनेस्थीसिया का भी काम कर दे, एनेस्थीसिया का मतलब कि ये इतने सारे जो काम है, 8 मैंने आपको ये जो गुण पढ़ाए, ये 8 गुण एक ही दवा में ये इस प्रकार की हमें दवा का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने आप नोटिस किया है वीडियो में लाइक भी आते हैं, व्यूज भी आते हैं और वीडियो अच्छी चल भी रही है मेरी यूट्यूब पे, आप लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो वीडियोज को, मैंने देखा है, लेकिन आप कमेंट नहीं करते। कमेंट से मैं यहाँ क्या समझू, या तो आपको क्लास समझ में आ रही है या आप देखते हो, वीडियो को देखते हो, मतलब कि 2 तरह का होता है यहाँ ऑप्शन, 2 तरह का ऑप्शन होता है। एक तो आप वीडियो देखते हो कि हाँ भाई वीडियो देख ली, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर पर हैं हम सभी, घर वालों की नजर से बचने के लिए वीडियो देख, ऐसा मत करना, आप वीडियो पूरी देखना और जहां भी आपको समझ में नहीं है क्वेश्चन तुरंत इनपुट कर दो मेरे पे। इनपुट करने से आपको 2 फायदे होंगे, 2 फायदे होंगे। एक तो आप तो जो क्वेश्चन इनपुट करते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है, याद रहता है। और साथ में जो आप क्वेश्चन इनपुट करते हो तो आपकी जो कमेंट होती है, कमेंट में आप अगर क्वेश्चन इनपुट कर रहे हो तो जो आपके साथी मित्र हैं, दोस्त हैं, सहपाठी हैं, जूनियर हैं, बॉस हैं, उनको भी फायदा मिलता है कि किस प्रकार का आपने क्वेश्चन इनपुट किया है और किस प्रकार का उसमें आंसर आएगा। इन सब चीजों की आप टेंशन मत लो कि आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। जरूरी नहीं कि कई स्टूडेंट्स की आदत होती है, पहले मेरी खुद की भी थी, आप ही को दोष नहीं दे रहा, पहले मेरे खुद की भी थी, मैं वही क्वेश्चन इनपुट करता था टीचर के सामने जो मेरे को याद होते थे। क्योंकि आप क्या सोचते थे भैया बताएगा नहीं बताएगा, चलो पूछ तो ले, ट्रायल तो ले ले। हाँ अच्छी बात है, अगर आप वो क्वेश्चन भी इनपुट कर रहे हो जो आपको पता है तो उनसे भी दूसरे जो आपके भाई बंधु हैं, बॉस हैं, जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन सभी को फायदा होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने हो सके उतने कमेंट कीजिए हर वीडियो पे, हर वीडियो पे टारगेट लेके चलिए कि 100 तो मिनिमम कमेंट आने चाहिए, मिनिमम। अगर जितने ज्यादा कमेंट वीडियो पे आएंगे उतना ही आप वीडियो को देखोगे और उतने आप डीपली से जितना वीडियो को देखोगे ना उतने ही आप कमेंट कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हो तो आप कमेंट करोगे, नहीं अन्यथा नहीं करोगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। अब हम अगली क्लास में आपसे वेट करेंगे, तो हम बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। तो एक बार इस टॉपिक को पढ़ ले, लोकल एनेस्थीसिया को अगली क्लास कभी भी होगी लोकल एनेस्थीसिया के बारे में होगी। और जहाँ तक एनेस्थीसिया की चौथी क्लास थी हमारी, और आगे इसके बाद में 3-4 क्लासेस मैं करवाऊंगा और एनेस्थीसिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन इनपुट करूंगा और आंसर फिर आपको देना पड़ेगा। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप क्वेश्चन इनपुट करिए जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से, और उसके आंसर मैं दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।